2 जुलाई 1995 गोल मार्केट, नई दिल्ली। अचानक एक सरकारी क्वार्टर के फ्लैट से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगता है कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, इसीलिए कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा गई। थोड़ा वक्त बीतता है और रात के ठीक 9 बजे अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और वहां से एक आदमी पॉलीथीन में रखी कोई भारी चीज घसीटते हुए छुपते छुपाते फ्लैट से बाहर निकलता है और सीधा बाहर खड़ी एक कार की डिग्गी में उस पॉलीथीन को उठाकर रख देता है और फिर डिग्गी को बंद करके कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात के 9:30 बज चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। वो आदमी कार को ITO पुल के पास पहुंचकर इधर उधर देखता है। शायद उसे किसी खास मौके की तलाश थी और वो मौका उसे मिल नहीं पा रहा था, लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद उसे मौका मिल जाता है और वो पुल के बीचों बीच अपनी कार रोक देता है। दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिग्गी में रखी पॉलीथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था, लेकिन पुल पर अभी भी ट्रैफिक था। लोगों का आना जाना बंद नहीं हो रहा था और इसीलिए उसे लाश को यमुना में फेंकने का मौका नहीं मिलता। साथ ही उसे यह भी डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथीन फेंकते हुए देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए डर के मारे वो वापस कार में बैठ जाता है और लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो तुरंत कार को वहां से भगाता है और वापस कन्नॉट प्लेस की तरफ कार को यूटर्न ले लेता है। कन्नॉट प्लेस कार पहुंचते ही अशोक यात्री निवास के अंदर बघिया रेस्टोरेंट के पास जाकर कार रुकती है। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्टोरेंट में पार्क करने के बाद कार से वो शख्स उतरता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्टोरेंट भी उसी सुशील शर्मा की ही थी। घबराया हुआ सुशील शर्मा अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव से फौरन रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। वैसे तो रेस्टोरेंट 2 बजे तक खुला रहता है, पर आज यहाँ जो होने वाला है उससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैनेजर केशव कहता है कि ग्राहक है तब तक रेस्टोरेंट कैसे बंद कर सकते हैं, पर घबराए हुए सुशील शर्मा को देखकर रात के 11:15 बजे ग्राहक के वहां से निकलते ही रेस्टोरेंट की बत्ती भी बुझा दी जाती, पर रेस्टोरेंट का तंदूर अब भी जल रहा था। कन्नॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते थे, मगर आज रात तंदूर में जो होने जा रहा था वैसा शायद ही कभी हुआ हो। तंदूर जली पर ऐसी जली कि हर एक को जला गई। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहा कि रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों को भी घर जाने को कह दो। अब रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ मैनेजर केशव और सुशील शर्मा ही थे। इसके बाद सुशील शर्मा कार की डिग्गी से पॉलीथीन बाहर निकालता है। मैनेजर को नहीं पता कि इस पॉलीथीन में एक महिला की लाश है, पर सुशील शर्मा लाश के बारे में मैनेजर केशव को सच्ची झूठी कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि पॉलीथीन में लाश किसकी है। इसके बाद केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के चलते तंदूर में डालते जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटे होते हैं, जिस वजह से पूरी लाश एक साथ तंदूर में डालना इम्पॉसिबल था। इसीलिए दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े कर दिए। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर चली गई थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं पा रहा था। आग की लपेटों को तेज करने के लिए सुशील शर्मा ने केशव से मक्खन लाने के लिए कहा। मक्खन रेस्टोरेंट में पहले से था, अब तंदूर में मक्खन डालने का काम करने लगा था। धीरे धीरे आग की लो तेज होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है। दरअसल तंदूर में इंसानी लाश को भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उड़ती आग की तेज लपटे और धुएं के गुब्बारे से रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही एक महिला की नजर उस रेस्टोरेंट पर पड़ जाती है।
उस महिला को लगा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, इसीलिए वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। महिला के चिल्लाने की आवाज पास में ही रहे दिल्ली पुलिस के एक सिपाही अब्दुल नजीर के कानों में पड़ जाती है। अब्दुल महिला के पास आता है और फिर रेस्टोरेंट से उड़ती आग की लपटों को देखकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। वो दीवार पर चढ़कर देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और 2 आदमी उस आग के पास खड़े हैं। ये देखकर अब्दुल हैरान रह जाता है और अंदर जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है तो मैनेजर केशव कहता है, आग? ना 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 ना, अंदर आग नहीं लगी है साहब, वो तो कुछ पुराने पेपर्स और पोस्टर जला रहे। अब्दुल कहता है, थोड़ा ध्यान से, कहीं आग ना लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अजीब सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों या फिर किसी के मांस के जलने की। अब्दुल को शक हो जाता है। वो फिर से भागकर झटके से अंदर घुस जाता है। जब वो तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबराकर बाहर आता है और तुरंत पीसीआर को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा और मैनेजर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस आकर जब उस आग को बुझाती है तब तक वो लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। उस आधी कटी हुई लाश को पुलिस ले जाकर पोस्टमार्टम रूम में रखवा देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात की अगली सुबह अखबारों के जरिए ये खबर दिल्ली में आग की तरफ फैल जाती है कि यूथ कांग्रेस के एक नेता सुशील शर्मा और उनके मैनेजर ने मिलके किसी महिला को मार के तंदूर में जला दिया है। ये खबर यूथ कांग्रेस के नेता मतलूब करीम को मिलती है। तब मतलूब करीम सामने आकर पहली बार ये खुलासा करता है कि तंदूर में जिस महिला को काट कर भुना गया उसका नाम नैना सहानी है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा की बीवी नैना सहानी ही थी, जिसको उसने काट के तंदूर में डाल दिया था। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था। कुछ समय बाद सुशील शर्मा पकड़ा जाता है। फिर पुलिस उससे घटना की पूछताछ करती है। तब वो पुलिस को सारी बातें बताता है कि शाम के वक्त वह अपना सारा काम खत्म करके जब घर लौटा और जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ मैंने देखा कि मेरी पत्नी नैना सहानी फोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन मुझे देखकर वो चौंक जाती है और फोन रख देती है। ऐसा कई बार हुआ, इसीलिए उस दिन मैंने उससे पूछा कि किसका फोन था तो उसने कहा रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर वो किचन में चली गई, लेकिन मुझे शक हुआ क्योंकि नैना अपने कॉलेज फ्रेंड मतलूब करीम से बात करती थी और मैंने करीम से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन करीम कहता था कि नैना सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन एक दिन जब नैना फोन रखकर चली गई तब मैंने वो नंबर रीडायल किया और जैसे ही मैंने रिसीवर को कान पर लगाया तो वही हुआ जिस पर मुझे शक था। सामने से आवाज आती है मतलूब करीम की, जिसे मैं अच्छे से पहचानता था। मुझे गुस्सा आता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना किचन के बाहर गेट पर खड़ी थी। तभी मैंने अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाला और नैना के ऊपर 3 फायर कर दिए। पहली गोली एसी पर चली, दूसरी गोली नैना की गर्दन पर और तीसरी गोली लगी नैना के सर पर, जिससे मौके पर ही नैना की मौत हो गई। मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए मैंने नैना के लाश को गायब करने का प्लान बनाया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। जिस नैना से सुशील शर्मा ने लव मैरिज की थी वो उसी नैना के टुकड़े करके तंदूर में डाल चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है उतनी ही चौंकाने वाली है। 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने उसकी ऐसी करतूत को रेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए उसके लिए सजाए मौत का ऐलान किया था। लेकिन 10 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा को फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। दरअसल 18 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा ने अपनी फांसी की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना सहानी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और ना ही उसका कोई पुराना रिकॉर्ड है। साथ ही 18 साल तक जेल में भी उसका चरित्र अच्छा रहा है, इसीलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। देखा दोस्तों, एक पल का गुस्सा लोगों को क्या कुछ नहीं करवाता, एक भले आदमी को भी गुनहगार बना देता है और यही गुस्सा एक लड़की की मौत का कारण बन जाता है।